हेलो स्टूडेंट्स, अग्निपथ कोर्स में आपका स्वागत है। मैं एलवी मिश्रा, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड डायरेक्टर ऑफ शिवाय गुरुकुल। आज आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ एंड दैट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका जो बेसिक ओवरव्यू है ये मैं बताने का ट्राई करूँगा कि काइनेमेटिक्स जो है कैसे किन किन सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है और यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की जहां तक बात है तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे जेई मेन हो, जेई एडवांस हो या नीट हो, हर एक सेगमेंट में कहीं भी हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसका एक अच्छा खासा वेटेज होता है। जेई मेन की बात करें तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। जेई एडवांस में भी अगर काइनेमेटिक्स की बात करें तो मिनिमम 2 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। जहां तक नीट की बात है तो उसमें भी काइनेमेटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो वेटेज वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 11th में जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा ये चीज ज्यादा रिकॉल होगा कि काइनेमेटिक्स जो है, काइनेमेटिक्स 11th का सबसे बड़ा हर्डल होता है। ठीक है, बच्चों को सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो काइनेमेटिक्स ही समझने में होती है। तो आज के वीडियो का मेरा 2 मोटिव है। एक तो काइनेमेटिक्स को कैसे स्टडी किया जाए, कैसे इसको स्टडी करें ताकि काइनेमेटिक्स आसान हो जाए। ठीक है, एंड दूसरा काइनेमेटिक्स के किन किन सेगमेंट से क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे टैकल किया जाए। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि काइनेमेटिक्स को कैसे इजीली हम लोग पढ़ सकते हैं, काइनेमेटिक्स को कैसे ग्रिप बना सकते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है काइनेमेटिक्स। उस पॉइंट्स पे आने से पहले मैं बेसिक ये भी बात बताने की ट्राई करूंगा कि जैसे काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स सिंपली हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स जो है बेसिकली फिजिक्स का वो ब्रांच है जो मोशन का स्टडी करता है विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मोशन के कारण को बिना जाने, यानी कि मोशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, इन सब बातों को बिना जाने मोशन कैसा हो रहा है इसका जो स्टडी करता है वो काइनेमेटिक्स करता है। तो बिना कारण को जाने हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं। इस मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे 1D मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बहुत सारे टाइप के मोशन है। तो अब जैसे कोई भी मोशन अगर हो रहा है तो किसी ना किसी मोशन को कोई ना कोई फोर्स गवर्न करता है। तो जब हम लोग फोर्सेज की बात करेंगे तो एक दूसरा सेगमेंट हो जाएगा, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है या किसने वो मोशन को कराया। सर्कुलर मोशन हो रहा है तो किस फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है। इन सब बातों की चर्चा हम लोग काइनेमेटिक्स में नहीं करते। हम लोग काइनेमेटिक्स में बस ये चर्चा करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1D मोशन कर रहा है तो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा, पोजीशन कैसे चेंज होगा, ये सारी बातें जो हैं मतलब मोशन कैसा होगा विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, ये हम लोग स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूरा जो चैप्टर है इसको हम लोग चाहें तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट 3 कैटेगरी में जो है 3 पार्ट में जो है ब्रॉडली इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज 1D मोशन, सेकेंड इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड थर्ड इज रिलेटिव मोशन। अब बात यह आती है कि जैसे काइनेमेटिक्स जैसे ये सब देखा जाए तो एक बार पढ़ने के बाद ये चीज, जैसे जो बच्चे 12th में होंगे और दोबारा से काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे उनको तो ये चैप्टर आसान लगा होगा। तो पहले तो इस बात को समझ लेना जरूरी है कि 11th के बच्चों को आखिर काइनेमेटिक्स टफ क्यों लगता है। तो पॉइंट ये है कि जैसे काइनेमेटिक्स में जो चीजें आती हैं, जैसे जहां तक 1D मोशन की बात है, 1D मोशन तो किसी बच्चे को जो है नॉर्मली जो है टफ नहीं लगता है। खास करके 1D मोशन में भी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला पार्ट बच्चे जो है आसानी से कर लेते हैं क्योंकि ये स्कूल में पढ़ा हुआ रहता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारी बातें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पढ़ी हुई रहती हैं। लेकिन डिफिकल्टी कहां से आती है? डिफिकल्टी आती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर ग्राफ में आता है, जैसे ग्राफ्स बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ। तो पॉइंट ये है बच्चों, ये चीज समझने का ट्राई करना है कि काइनेमेटिक्स जो है एक्चुअली टफ इसलिए हो जाता है कि 10th के बाद जो भी 10th तक बातें पढ़ी होती हैं आप लोगों ने, 10th के बाद फर्स्ट ये चैप्टर ऐसा मिलता है आप लोगों को जिसमें अचानक से बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, मैथ्स इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत सारे मिक्स कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो चूंकि फर्स्ट जो है फर्स्ट एक बड़ा चैप्टर आपको देखने को मिलता है 11th का,
तो इसलिए आपको थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन काइनेमेटिक्स खत्म होते होते आप क्या है कि उन बातों से हैबिचुएट हो चुके होते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, वेलोसिटी को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारी बातों से आप हैबिचुएट हो चुके होते हैं। तो उसके बाद आप जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन जब पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर थोड़े आसान लगते हैं। तो मेन काइनेमेटिक्स का हर्डल ये नहीं कि ये चैप्टर टफ है, मेन हर्डल ये है कि 10th के बाद अगर आएंगे तो 10th के बाद पहली बार इतना ब्रॉड चैप्टर और इतने सारे कॉन्सेप्ट लेके चैप्टर जो आपको पढ़ना होता है, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर को कैसे आसान बनाया जाए। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर जो है जब आप रिवीजन करेंगे या काइनेमेटिक्स जब चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो मेरा सजेशन ये है कि हमेशा इसको जब भी रिवीजन करते टाइम ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा काइनेमेटिक्स का थ्योरी पढ़ रहे हैं और तब उसका क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया। इसमें परेशानी क्या बता रहा हूँ कि जब आप 1D मोशन का नोट्स पढ़ेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का नोट्स पढ़ेंगे, फिर रिलेटिव मोशन का नोट्स पढ़ेंगे, तो जब तक एंड होगा चैप्टर, चूंकि चैप्टर बड़ा है, तो एंड होते होते आप शुरू का भूल जाएंगे। तो आपको फिर से 1D मोशन का रिवीजन करना पड़ेगा और यह प्रोसेस चलते रहेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप थ्योरी भूल चुके होंगे। तो मेरा सजेशन है बच्चों कि सबसे पहला काम जब भी बड़े चैप्टर्स आते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स एक बड़ा चैप्टर है, रोटेशन एक बड़ा चैप्टर है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा चैप्टर है, ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, तो जब भी किसी बड़े चैप्टर्स को आप डील करते हैं तो उस चैप्टर को टॉपिक एंड सब टॉपिक में डिवाइड कर दीजिए। जितने टॉपिक्स में आप ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक कर लीजिए। हाँ, टॉपिक्स वैसे ब्रेक करने होते हैं, सब टॉपिक वैसे ब्रेक करने होते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जहां से कंप्लीट एक क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसे ही मैंने इसको कैरेक्टराइज करने का ट्राई किया आज कि पूरे काइनेमेटिक्स को पहले तो ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन। अब 1D मोशन जो है उसको भी सब टॉपिक में डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ग्राफ। ठीक है, जहां तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात है, अब पॉइंट आता है कि कैसे इसको स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो 1D मोशन का थ्योरी पढ़िए, और 1D मोशन में भी सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है कर लीजिए। ठीक, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब पढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको ध्यान होगा कुछ बेसिक इक्वेशंस होती हैं। जैसे आपका इसमें इक्वेशन आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक फॉर्मूला आता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी एक फॉर्मूला आता है। एक आता है फॉर्मूला s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये भी एक फॉर्मूला आता है। और एक और फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दैट इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये अगर देखा जाए तो काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये 5 बेसिक इक्वेशंस आती हैं। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि बच्चा जैसे इन सारे फॉर्मूले को याद कर लेता है और उसके बाद कहीं भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने लगता है। लेकिन वहां पे दिक्कत होती है जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। ध्यान रहे कि ये फॉर्मूले तभी तक वैलिड हैं जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, क्योंकि ये इक्वेशंस क्या हैं? दीज आर द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 1D मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस की ये इक्वेशन है। तो इन इक्वेशंस को वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कभी यूज नहीं कर लेना है। तो ये पोर्शन तो एकदम आसान होता है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारे जो सारी इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को देखना है। और इन इक्वेशंस का जैसे अगर देखा जाए तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो बेस अगर देखा जाए तो यही 3 इक्वेशंस है, ये 3 बेस इक्वेशंस है, और इन्हीं इक्वेशन से ये भी इक्वेशन आती है और फिर इस इक्वेशन को भी डिराइव करते हैं, तब जाके टोटल 5 इक्वेशंस हो जाती हैं। तो अब इन इक्वेशंस का यूज कैसे करना है, ये क्वेश्चंस के थ्रू आपको धीरे धीरे आइडिया चलता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है इसको पढ़ेंगे। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि वेरिएबल एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन वैरी करने लगे तो उसको कैसे डील करना होगा। अब काइनेमेटिक्स में जो वेरिएबल एक्सेलरेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक्सेलरेशन का वेरिएशन क्या क्या हो सकता है। तो एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ वैरी कर सकता है, एक्सेलरेशन जो है डिस्टेंस के साथ मतलब पोजीशन के साथ एक्स के साथ वैरी कर सकता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ वैरी कर सकता है। और रिसेंटली आप क्वेश्चन देखे होंगे जेई मेन के, जेई एडवांस के,
तो a एज ए फंक्शन ऑफ x एंड a एज ए फंक्शन ऑफ v, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस रेगुलर आए हुए हैं। यानी कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन से रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, और वेरिएबल एक्सेलरेशन में ये इक्वेशंस कभी भी भूल के अप्लाई नहीं करना है। वेरिएबल एक्सेलरेशन बेसिक अप्रोच से सॉल्व होता है कि जैसे जो पोजीशन है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। वैसे ही एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। यानी कि बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से वेरिएबल एक्सेलरेशन का जो पार्ट है वो सॉल्व होता है। बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ में जैसे देखा जाए तो बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, पोजीशन टाइम का ग्राफ, स्पीड टाइम का ग्राफ, ये टाइम के ग्राफ है। इसके अलावा कुछ ग्राफ्स और होते हैं, जैसे वीएक्स ग्राफ, वेलोसिटी एंड पोजीशन का ग्राफ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का ग्राफ, वीएक्स ग्राफ, एक्स ग्राफ। वीएक्स दिया रहेगा, वहां से एक्स फाइंड करना होगा, एक्स ग्राफ फाइंड करना होगा। तो ये ग्राफ का सेगमेंट हो गया। ग्राफ में मेन क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर जो काइनेमेटिक्स के ग्राफ हैं वो मेनली स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला, ये दो चीजों पे चलता है। तो आइदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी और नहीं तो पैराबोला की इक्वेशन होगी। तो स्ट्रेट लाइन क्या है, पैराबोला क्या है, उसकी इक्वेशन तो बेसिक मैथ्स में बताई गई है, तो वो चीज जानते हैं। तो ये ग्राफ का सेगमेंट हो गया। और वैसे ही जब प्रोजेक्टाइल, तो मेरा पॉइंट ये था कि जैसे 1D मोशन आप जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का थ्योरी पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का थ्योरी पढ़िए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, एंड फिर ग्राफ को सेपरेट लीजिए, उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। यानी कि इसको 3 बार में, जैसे एक ही बार में ना करके 3 बार में इसको रिवीजन कीजिए, तब क्वेश्चन लगाइए, तो चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में आएंगे। फिर जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल टू सेम हॉरिजॉन्टल, यानी कि किसी पार्टिकल को फेंका गया और वो पार्टिकल सेम सरफेस पे दोबारा से वापस आ गया, सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टू सेम हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा दूसरा होता है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। तो इसमें क्या होता है, किसी पार्टिकल को जो है किसी हाइट से फेंका जाता है। अब किसी हाइट से पार्टिकल को फेंका गया, ये पार्टिकल ऐसे आ सकता है, किसी पार्टिकल को हाइट से ऐसे थ्रो कर सकते हैं, किसी पार्टिकल को हाइट से ऐसे थ्रो कर सकते हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल से अबव एंगल, हॉरिजॉन्टली या हॉरिजॉन्टल के बिलो एंगल, ऐसे 3 तरीके से फेंका जा सकता है। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर को सेपरेटली पढ़ना होगा, फिर इसके क्वेश्चंस करने होंगे। एंड इसके अलावा प्रोजेक्टाइल में एक इंक्लाइन सरफेस का केस आता है। इंक्लाइन सरफेस में भी 2 केसेस जाते हैं। एक होता है अप द इंक्लाइन, मतलब नीचे से ऊपर पार्टिकल को फेंका गया, एंड दूसरा होता है डाउन द इंक्लाइन, ऊपर से नीचे पार्टिकल को फेंका गया। तो प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन, 2 पार्ट इसके होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल का केस हो गया। अब प्रोजेक्टाइल के बाद रिलेटिव मोशन जो है, रिलेटिव मोशन में अगर याद होगा तो बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। जैसे बच्चों को जो याद होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, रेन विंड प्रॉब्लम, विंड मैन प्रॉब्लम, विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, बहुत सारी वैरायटी है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे भाई किसको कैसे पढ़ा जाए। मेरा सजेशन ये है कि रिलेटिव मोशन को 2 पार्ट में केवल डिवाइड कीजिए, एक 1D रिलेटिव, दूसरा 2D रिलेटिव। यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स का रिलेटिव मोशन जब दोनों एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1D रिलेटिव। उसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, सेपरेशन क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी तब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तब क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो हैं इसमें डील करना होता है। 2D रिलेटिव में वेलोसिटी जो है एक प्लेन में अगर मूव कर रहा है, प्लेन में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं 2D रिलेटिव में। तो 2D रिलेटिव को डिस्कस करना, और उसी में रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम वो डिस्कस हो जाएगा, रेनमैन प्रॉब्लम वो डिस्कस हो जाएगा, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम वो डिस्कस हो जाएगा, रेन विंड प्रॉब्लम वो आ जाएगा, मैन विंड प्रॉब्लम वो भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें डिस्कस की जा सकती हैं। तो पॉइंट है कि सबको एकदम अलग अलग पार्ट ना करके 2D रिलेटिव में ही सबको फिट करने का ट्राई करना है। और रिलेटिव मोशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो रिलेटिव मोशन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मेनली 3 वेलोसिटी के आपस में रिलेशन पे काम करता है। या तो 2 वेलोसिटी को ऐड करके तीसरी वेलोसिटी आती है, और नहीं तो 2 वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके तीसरी वेलोसिटी आती है। तो इन्हीं 2 वेलोसिटी जो है, 2 वेलोसिटी के एडिशन करके फाइंड करना होगा, नहीं तो सब्ट्रैक्शन करके तीसरी वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। यानी कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन, अगर ये 2 पॉइंट आपके अच्छे से ग्रिप में है तो रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो ऐसे मेरा पॉइंट ये था वो कहने का कि चैप्टर को अगर सेपरेटली डिवाइड करके एक एक पॉइंट अगर पढ़ा जाए तब चीजें पढ़ने जो है आसान होती है। तो बच्चों मेरा कहना ये है कि एक्चुअली क्या है कि आप फिजिक्स जब स्टडी करते हैं तो फिजिक्स जो स्टडी करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है फिजिक्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में। फिजिक्स में क्या है कि आपको चीजों को विजुलाइज करना होता है, फिजिक्स को आपको जीना पड़ता है। मैथ्स में क्या है कि कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपना चीजें हो रही हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी चीजें हो रही हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें क्या है कि रट लिए काम हो गया। लेकिन फिजिक्स में जब तक आप उसको जिएंगे नहीं, उसको फील नहीं करेंगे, तब तक चीजें नहीं होती है। जैसे रिवर सिमर प्रॉब्लम आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि नदी जो है, नदी फ्लो कर रही है, नदी में कोई आदमी तैर रहा है, इधर सीधे जाने का ट्राई करेगा तो कैसे वो जो है एक एंगल पे तैरते हुए चला जाएगा। ये सारी चीजें दिमाग में घूमते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ के बस सीधे पेपर पे कर रहे हैं। ठीक, पेपर पे प्रैक्टिस करके आप फिजिक्स जो है स्ट्रांग नहीं कर सकते। फिजिक्स को जब भी आपको स्ट्रांग करना है तो मेरा सजेशन बच्चों से यही रहता है कि आप चीजों को विजुलाइज कीजिए, उसको सोचिए। फिजिक्स क्या है कि सोचने का ज्यादा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस कम करना होता है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करना होता, आपको सोचना होता है, थिंकिंग लेवल डेवलप करना होता है। और फिजिक्स की यही खासियत है, एक बार आपका थिंकिंग लेवल डेवलप हो गया तो आप फिजिक्स में बड़े से बड़े क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को मन में सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए हुए। तो ये फिजिक्स की खासियत है बेटा। अब देखो पॉइंट ये है कि जैसे कैसे चीजों को जो है ग्रिप में लाया जाए। तो एकदम बहुत जो है मतलब बेसिकली जो मैंने किया है वही चीज बता रहा हूं। मैंने फिजिक्स कैसे स्ट्रांग की है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। जैसे फिजिक्स आप कहीं पढ़ते हैं तो आपको जैसे किसी प्रॉब्लम में परेशानी हो गई, जैसे मान लीजिए काइनेमेटिक्स में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या रिलेटिव का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उस टाइम उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं वो दिमाग में बिठा लीजिए और क्वेश्चन में क्या चीज फाइंड करना है, और अगर पॉसिबल है तो उसका आंसर क्या हो भी दिमाग में रख लीजिए। अगर आंसर है तो आंसर दिमाग में रख लीजिए और इस क्वेश्चन को आप दिमाग में बिठाइए और इसको वैसे टाइम में सॉल्व करने का ट्राई कीजिए जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते। जैसे शाम में आप घूमने निकले, बाजार में घूमने निकले, तो ऐसा नहीं कि बाजार में घूमने निकले तो सबको देख रहे हैं ऐसे कौन क्या कर रहा है। अपना आराम से बाजार में घूमने निकले, पॉकेट में हाथ डाले और फिर अपना वो क्वेश्चन जो है सोचना स्टार्ट किया कि भाई देखो आज दिन में ये क्वेश्चन देखा था, क्या क्या था, थोड़ा सोचते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन था, ये इंफॉर्मेशन था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। अब जो इंफॉर्मेशन दी हुई हैं आप सोचना स्टार्ट कीजिए कि फाइंड क्या करना है और दिया क्या है। जो चीज दिया हुआ है और जो चीज फाइंड करना है, क्या इनके बीच कोई फॉर्मूला है, कोई रिलेशन? ऐसा हम जानते हैं कि जो चीज फाइंड करना है और जो चीज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्मूले में फिट होता हो। और ऐसे एक एक कड़ी सोचते जाइए, कुछ फॉर्मूले पे फिट कीजिए और ट्राई कीजिए कि चीजों को जो है मन में ही सॉल्व करने का। और इसीलिए मेरा मानना यह है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस पिक कीजिए, नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन पिक मत कीजिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो वैसे डेटा वाले क्वेश्चन पिक कीजिए जैसे M1 M2 दिया हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, उसका कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। मेरे टाइम में याद है हम लोग जेईई की तैयारी करते थे तो बहुत सारे पीरियडों के क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करते थे, मेरा जैसे मानना है कि मेरा तो फिक्स रूल रहता था कि शाम में मैं जब भी जैसे कहीं बाहर जाऊंगा या छत पे जाऊंगा तो कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन दिमाग में बिठा के जाऊंगा कि आए तो छत से उतरेंगे तो ये क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में सॉल्व होना चाहिए, या आज हम बाहर से आएंगे तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरे पास होना चाहिए। और वो क्वेश्चन जैसे ही घर से बाहर निकले तो दिमाग में घूमने लगा कि हाँ भाई ये चीज था, ऐसे था, पार्क में भी घूम रहे हैं तो वो चीज सोच रहे हैं, रोड पे भी चल रहे हैं वो चीज सोच रहे हैं, तो आराम से अपना चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो है भीड़ भाड़ में कोई देखना है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। धीरे धीरे इसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को जो है आदमी सोच लेता है तुरंत। जो चीज आप टेबल के मतलब जो है स्टडी टेबल पर बैठ के कॉपी पेन लेके जो चीज नहीं सोच पाते हैं वो चीज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो ये एक बार आजमा के देखिए, मेरा दावा है कि अगर फिजिक्स में आपने 100 क्वेश्चन अगर ऐसे सॉल्व कर लिए तो फिजिक्स की जितनी भी परेशानियां हैं आपको, वो आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो एक बार आजमा के देखिए इसको। अब आते हैं, ये मैंने जैसे काइनेमेटिक्स चैप्टर का ओवरव्यू बताया, बैक टू वर्क अगर जाए तो एक चीज ये मैं बताने का ट्राई करूंगा, काइनेमेटिक्स से
मोस्ट प्रोबेबली कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी का जो रिसेंट ट्रेंड है अगर देखा जाए तो मैंने यहां पे क्या किया कि टोटल 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया और उसमें टोटल मिला के 8 सब टॉपिक मैंने डिफाइन किए। इन 8 सब टॉपिक्स में भी अगर बात करें तो अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ये अच्छे से डिस्कस कर लेता है, ग्राफ जो है उसको थोड़ा ग्रिप में कर लेता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, ये मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इंक्लाइन सरफेस पहले पूछता था लेकिन अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल के बहुत सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, तो अब थोड़ा सा उससे क्वेश्चंस कम पूछता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं, तो इसको यूज करता है। बाकी कुछ क्वेश्चन जैसे जेई एडवांस की बात करें तो जेई एडवांस में क्या करता है कि रिलेटिव ही मिक्स कर देता है कई बार प्रोजेक्टाइल में। तो 2 टॉपिक ये हो गए सब टॉपिक, और ये तीसरा सब टॉपिक ये हो गया। इसके अलावा रिलेटिव में तो ये कहीं से पूछ सकता है, तो 1D रिलेटिव भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए और 2D रिलेटिव भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये 5 जो सब टॉपिक्स हैं, अगर इन पांचों को अच्छा कर लिया जाए तो मेरा मानना है कि काइनेमेटिक्स में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेज में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे स्ट्रैटेजी बना के इसको जो है सॉल्व करना है। तो ये हुई काइनेमेटिक्स की स्ट्रैटेजी की बात, कि काइनेमेटिक्स कैसे स्टडी करेंगे। अब आज जो है, आज के मेरे लेक्चर का मोटिव ये है कि काइनेमेटिक्स में जैसे आज के लेक्चर में मैं 1D मोशन जो है, 1D मोशन में जो सेगमेंट्स हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ग्राफ, इन सेगमेंट्स को थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस करने का ट्राई करूंगा और कैसे कैसे चीजों को इसमें डिस्कस करना है ये मैं डिफाइन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1D मोशन से जी। जैसा कि अभी डिफाइन किए थे कि 1D मोशन जो है, 1D मोशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिलेटिव एंड ग्राफ। ठीक है, 3 पार्ट था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ग्राफ। अब इन तीनों सेगमेंट में कैसे कैसे चीजों को ले जाना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1D मोशन में फर्स्ट जो हम लोग का पॉइंट था, फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड 1D मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 1D मोशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 1D मोशन में जो फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, उसको एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं। तो बेसिक फॉर्मूले में क्या क्या है जी? तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ फॉर्मूला s इक्वल टू यू प्लस v बाई 2 इंटू टी। एंड फिफ्थ वन दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकेंड, दैट इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये 5 हम लोग के बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स में 1D मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 1D मोशन में यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इन्हीं का यूज करके मोशन एंड ग्रेविटी में एक दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको भी मैं डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। वो रिजल्ट्स क्या होते हैं जी? जैसे एक रिजल्ट ये होता है कि अगर किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर वर्टिकली अपवर्ड u वेलोसिटी से अगर थ्रो कर दिया जाए, किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड अगर u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया जाए, तो ये पार्टिकल मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा ये देखना है। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी ना। तो जो मैक्सिमम हाइट ये अटेन करता है, h मैक्स की जो वैल्यू आती है दैट इज u स्क्वायर अपॉन 2g। g एक्सेलरेशन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है इसका। तो किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट जो जाता है दैट इज u स्क्वायर बाय 2g।
एंड मैक्सिमम हाइट पे इसको जाने में जो टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू u बाय जी। तो ये नीचे से ऊपर थ्रो करने वाले के लिए हम लोग का फॉर्मूला हो गया कि अगर किसी पार्टिकल को किसी सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वर्टिकली अपवर्ड अगर u वेलोसिटी से फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट जो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पे जाने में जो इसको टाइम लगेगा वो u बाई जी लगेगा। इसके अलावा एक इसी टाइप का सिमिलर रिजल्ट और है कि अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये पार्टिकल जो फॉल करते हुए ऐसे मान लो कि h हाइट नीचे इस पॉइंट पे आ गया। अब इसके दो रिजल्ट्स क्या है कि अगर किसी पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया जाए तो h हाइट नीचे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो h हाइट नीचे जाने के बाद इसकी जो वेलोसिटी आती है v इज इक्वल टू ये आता है √2gh। ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। और यहां से यहां आने में जो टाइम लगता है टाइम t इक्वल टू √2h अपॉन 2h बाई जी। तो ये दो और हमारे पास जो है रिजल्ट्स हो गए। किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने पे मैक्सिमम हाइट क्या जाएगा, मैक्सिमम हाइट जाने का टाइम क्या होगा। वैसे ही किसी पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो h हाइट नीचे आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी और h हाइट नीचे गिरने में उसको समय कितना लगेगा। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 1D मोशन में हमारे काम आते हैं। तो एक बार ये सारे रिजल्ट्स जो आप देखिए और फिर इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे इन रिजल्ट्स को समझने के लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पार्टिकल जो है किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है यहां से यहां नीचे गिरना स्टार्ट किया। फर्स्ट 1 मीटर फॉल करने में इसको टाइम लग रहा है t1, नेक्स्ट 1 मीटर इसको टाइम लग रहा है t2 एंड थर्ड 1 मीटर जाने में इसको टाइम लग रहा है t3। तो ऐसे पार्टिकल को ड्रॉप किया, पहला 1 मीटर गिरने में टाइम t1 लगा, दूसरा 1 मीटर गिरने में इसको टाइम t2 लगा एंड थर्ड 1 मीटर गिरने में अगर इसको टाइम t3 लगा। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड t1 इज टू t2 इज टू t3। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि t1 t2 t3 जो है इसका रेशियो क्या है। चलिए 1 मिनट का टाइम, घड़ी से 1 मिनट का टाइम देख के इसको ट्राई कीजिए कि क्या आता है। आप लोग जो एक बार ट्राई कीजिए इसको। अभी जो रिजल्ट मैंने बताया है उसी रिजल्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट स्लाइड में, जो रिजल्ट डिस्कस किए थे उन्हीं रिजल्ट्स में से कोई एक रिजल्ट यूज करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पे टाइम का कैलकुलेशन करना है। एक पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप किया गया, इसके टाइम का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था एक रिजल्ट कि अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो h हाइट नीचे जाने में उसको जो टाइम लगेगा वो √2h बाई जी लगेगा, इतना टाइम लगेगा। यानी कि जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसी रिजल्ट का यूज होगा जी। तो अब देखिए टाइम t1 जब फाइंड करना है तो ये पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया तो यहां से यहां नीचे गिरने में इसको हाइट कितना जाना है 1 मीटर। तो टाइम t1 तो डायरेक्ट आ जाएगा जी। टाइम t1 इज फॉर्मूला यूज करेंगे √2h बाई जी, यही फॉर्मूला था ना। अब इसको यूज करेंगे √2h बाई जी, तो h की जगह पे क्या रखेंगे, h की जगह पे हो गया 1 मीटर एंड अपॉन जी, यानी कि ये टाइम आ गया √2 बाई जी। पहला टाइम t1 तो आ गया। अब अगर t2 की कोई बात करें तो t2 का जो टाइम है यहां से लेके यहां तक का है। अब ध्यान होगा कि हम लोग जो रिजल्ट लिखे हैं कि √2h बाई जी, उस रिजल्ट की सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है कि पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ना है, ड्रॉप करना है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी वो रिजल्ट यूज करेंगे। लेकिन देखो बाबू यहां पे तो आते आते इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक के लिए मैं √2h बाई जी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा जी।
तो कैसे सोचेंगे? तो चलो भाई, यहां से यहां तक तो मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक के लिए पूरा फॉर्मूला अप्लाई करूं तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 है, और यहां से यहां जाने में इसको कितना जाना है? 1 + 1 2 मीटर जाना है, तो 2 मीटर इसको नीचे गिरना है। तो इसमें टाइम, अब क्या करेंगे कि यहां से यहां जाने में 2 मीटर जो टाइम, 2 मीटर गिरने में जो टाइम लगा वो टाइम कैलकुलेट करेंगे, और उसमें से 1 मीटर गिरने का टाइम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो टोटल 2 मीटर गिरने का टाइम और -1 मीटर गिरने का टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो सेकेंड 1 मीटर है उसका टाइम आ जाएगा। तो यानी कि टाइम T2 जब कैलकुलेट करेंगे तो T2 जो आएगा दैट इज 2 मीटर गिरने का टाइम √2h/g 2 × 2/g, और -1 मीटर गिरने का टाइम √2 × 1/g। √2/g अगर इसमें कॉमन ले लोगे तो √2/g इसमें कॉमन आ गया, और ये हो गया √2 - 1। ठीक है, तो ये हो गया √2 - 1, तो T2 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद तो सेम चीज है, अगर T3 मुझे चाहिए तो फिर यहां से यहां तक के लिए तो फॉर्मूला वैलिड नहीं है, लेकिन यहां से यहां 3 मीटर गिरने का टाइम हम लोग पता करेंगे, और 3 मीटर गिरने के टाइम में से हम लोग क्या करेंगे? 2 मीटर गिरने का टाइम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम T3 इज √2h/g 2 × 3/g, और -2 × 2/g। अब अगेन इसमें √2/g कॉमन हो जाएगा, तो √2/g कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा √3 - √2, √3 - √2। और इसके बाद आपको आइडिया चल गया होगा कि इसके बाद आगे जो भी सीरीज बनेगी, जैसे T4 अगर फाइंड करते हैं कि फोर्थ 1 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि √4 - √3 ऐसे आ जाएगा, और ये सीरीज आगे ऐसे कंटिन्यू होते जाएगी। अब जब रेशियो लेंगे तो रेशियो में ध्यान दें कि ये √2/g वाला टर्म सब में कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि ये हो जाएगा 1 = √2 - 1 और √3 - √2। ये जो है ये इसका रेशियो आया होगा। तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन और है, उसको ट्राई करते हैं। एकदम सिमिलर क्वेश्चन, ये भी एक बार जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या था कि जैसे एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, एंड ए पार्टिकल जो है फर्स्ट 1 सेकेंड में x1 डिस्प्लेसमेंट किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में x2 डिस्प्लेसमेंट किया, एंड फिर 1 सेकेंड में x3 डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, इसमें पूछा है क्वेश्चन फाइंड x1 = x2 = x3। x1 x2 x3 जो है इसका रेशियो क्या होगा? अब अगर इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे तो पहले क्वेश्चन में हम लोग जो सॉल्व किया उसमें क्या दिया हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट दिया है कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और टाइम का रेशियो पूछा है। इसमें टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है। अब यहाँ पे टाइम जो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के अलावा और भी दे सकता है कि 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल कुछ भी दे सकता है। सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम रहेगा। लेकिन अगर 1 सेकेंड दिया है तो इसमें कुछ और एक एडवांटेज है जो बताने चाह रहा हूं मैं। अब जैसे यहां पे भी अगर देखा जाए तो जैसे x1 डिस्टेंस की अगर बात करें तो एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये फाइंड करना है। ऑब्वियस सी बात है, s = ut + ½ यूज करेंगे, जिसमें u की वैल्यू 0 कर देंगे, तो u की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे s = ½ या ½ हो जाएगा। तो फॉर्मूला x1 के लिए तो बहुत आसान हो गया जी। तो फर्स्ट अप्रोच तो इसका ये हुआ कि पहले मैं x1 फाइंड करूंगा। x1 फाइंड करेंगे तो x1 = ut + ½ at² + ½ gt², ये होगा, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो 0 हो गया, और ½ gt² में टाइम क्या रखेंगे 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा ½ g और × 1 का स्क्वायर, ये हो गया जी x1।
अब x2 हम लोग यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट के लिए अगेन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, और यहां पे हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो या तो उस अप्रोच से चले जाओ, और नहीं तो सिंपली बात है कि हम लोग ये चीज फाइंड करेंगे कि 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना नीचे गिरा, और उसमें से 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट घटा देंगे, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कि सेकेंड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो पहले 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट और माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, तो जो सेकेंड सेकेंड है उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो जब x2 फाइंड करना होगा तो x2 इज 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हाफ g इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हाफ g इंटू 1 का स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो हाफ g और इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का x2 की वैल्यू। ऐसे ही अगर x3 की बात करें तो x3 के लिए भी क्या करेंगे, टोटल जो है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में पार्टिकल कितना नीचे गिरा, कितना डिस्प्लेसमेंट वो फाइंड करेंगे, और उसमें 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो थर्ड सेकेंड जो है उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो x3 जब फाइंड किया जाएगा तो x3 इज 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हाफ जी और इंटू 2 का स्क्वायर, ये आएगा। अब ये 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, तो हाफ जी इंटू 5, ये आ गई। अब इसका रेशियो पूछा था x1 x2 x3 का रेशियो क्या होगा, रेशियो लेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ऐसे ही अगला टर्म 7 आएगा, यानी कि ऑड नंबर्स का रेशियो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1:3:5। तो ये तो हम लोग का आंसर आ गया जी 1:3:5। अब इसमें दूसरा अप्रोच क्या है, क्योंकि एक एक सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो इसमें एक और भी अप्रोच हम लोग यूज कर सकते हैं। ध्यान होगा अभी मैंने काइनेमेटिक्स में 1D मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक फॉर्मूला बताया था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड यानी कि किसी पार्टिकुलर 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तब देखो जी, ये जो है फर्स्ट सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट x1 है, सेकेंड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट x2 है, और थर्ड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट x3 है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में एक बार n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे और एक बार 3 पुट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड कितना था फॉर्मूला, s nth इज u प्लस a बाई 2 और इंटू 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये तो हट ही गया, यानी कि g बाई 2 इंटू टी एन माइनस 1। अब एक एक की वैल्यू पुट करो तो x1 कितना आएगा, x1 इज g बाई 2 और इंटू 2n माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट मीन्स g बाई 2 और इंटू 1। x2 फाइंड करेंगे तो g बाई 2, 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज g बाई 2 और इंटू 3 आ जाएगा। ऐसे ही x3 फाइंड करेंगे तो g बाई 2, 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, g बाई 2 और इंटू 5 आ जाएगा। एंड अब देख सकते हैं कि x1 x2 x3 का रेशियो पूछा है, तो x1 x2 x3 का रेशियो फाइंड करेंगे तो ये g बाई 2 तो सब में कैंसिल हो जाएगा, 1:3:5 आ गया रेशियो। तो पॉइंट है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 1D मोशन की अगर बात करेंगे तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 1D मोशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं एकदम में बेसिक क्वेश्चन होते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर v इक्वल टू u प्लस at, इस टाइप के बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे तो परेशानी नहीं होती जी, परेशानी स्टार्ट होती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे और देखते हैं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, और उसमें भी मेन हर्डल क्या है वो चीज देखना होगा हम लोगों को। The next is non-uniform acceleration। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, यानी कि एक वैरायटी हो सकता है कि ए जो है ए इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे सकता है, ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे सकता है, ए एज ए फंक्शन ऑफ वी दे सकता है।
यानी कि ए टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, एक्स डिपेंडेंट हो सकता है एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट हो सकता है। ये सब वेरिएशन है बेसिक। अब बात करते हैं कि इनमें चांसेस सबसे ज्यादा आने का किसका रहता है। टाइम का वेरिएशन तो आसान होता है जी, टाइम का वेरिएशन में तो कुछ सोचना नहीं है। टाइम का वेरिएशन आसान इसलिए है कि करना क्या होगा कि जैसे अगर कहीं भी x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है, इसको भाई डिफरेंशिएट करके v एज ए फंक्शन ऑफ t फाइंड कर लो, इसको डिफरेंशिएट करके a एज ए फंक्शन ऑफ t फाइंड कर लो। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। इसी में अगर a एज ए फंक्शन ऑफ t दिया है, इंटीग्रेट करके वेलोसिटी फाइंड कर लो, फिर इंटीग्रेट करके x फाइंड कर लो, ये भी आ जाएगा। अगर v एज ए फंक्शन ऑफ t दिया है तो इंटीग्रेट करके यहां पे जाएंगे और डिफरेंशिएट करके यहां पे जाएंगे, तो ऐसे जा सकते हैं। तो जब तक टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन तो एकदम आसान है कि सीधे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट एंड डिफरेंशिएट करना होता है। परेशानी तब आती है जब a एज ए फंक्शन ऑफ x दे दे या a एज ए फंक्शन ऑफ b दे दे, तब थोड़ा सा आगे बढ़ने में कैसे अप्रोच किया जाए उसको हम लोग को समझना होता है। अब जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, अभी के क्वेश्चंस आप अगर देखे होंगे तो जेई मेन में या जेई एडवांस में a एज ए फंक्शन ऑफ b, इसको बहुत फोकस किया है। तो एक फंक्शन लेते हैं, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसमें a एज ए फंक्शन ऑफ b दिया रहेगा और फिर उसमें क्या क्या वैरायटी हो सकती है, उन सभी वैरायटी को डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो मान लिया कि जैसे एक प्रॉब्लम है, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के वी, एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन माइनस के वी दिया हुआ है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट एंड v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन चेंज होगा। निगेटिव साइन मतलब रिटार्डेशन, वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन का केस है जी। तो एक पार्टिकल में रिटार्डेशन है जो कि केवी के फॉर्म में दिया हुआ है, v का फंक्शन है, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे वैसे उसका रिटार्डेशन भी चेंज हो रहा है। अब यहां पे कुछ इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है। एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी दे रखा है v नॉट एंड x की वैल्यू दे रखी है 0। पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन ये हो गया कि एक पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 पे v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, x इक्वल टू 0 को क्रॉस किया, ओरिजिन को क्रॉस किया, उस पर रिटार्डेशन लगना स्टार्ट हो गया और वो रिटार्डेशन है a इक्वल टू माइनस के वी। अब इसमें आगे की कहानी क्या क्या होगी ये हम लोग को फाइंड करना है। तो एकदम बहुत सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करेंगे आराम से हम लोग। तो क्या क्या चीजें इसमें पूछ सकता है, क्या क्या वैरायटी आ सकती है। तो मान लो कि इसमें पूछता है कि फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ t, फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ t, फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ x, फाइंड a एज ए फंक्शन ऑफ x। इतनी चीजें जो है मान लो कैलकुलेट करने को बोला। ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो। लेकिन इनका कैलकुलेशन अगर मान लो हम लोग को करना है तो कैसे करेंगे। फिर इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, कितने टाइम, जब वेलोसिटी हाफ हो जाएगी तो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें जो है पूछी जा सकती हैं। अब आते हैं कि a एज ए फंक्शन ऑफ v अगर दिया हुआ है और वहां से अगर मुझे v एज ए फंक्शन ऑफ t या v एज ए फंक्शन ऑफ x जाना है तो कैसे जाएंगे। तो एक चीज बेसिक अप्रोच दिमाग में रखें, अगर एक्सेलरेशन कहीं भी दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन से आगे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी में जाएंगे और फिर वेलोसिटी को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में जाएंगे। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना है जी, ठीक। अब इंटीग्रेट कैसे किया जाए, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं, दो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम लोग। जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो ये होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एंड इसी को रीअरेंज करके इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि v dv बाई dx, ये भी फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। यानी कि एक्सेलरेशन को चाहे तो dv बाई dt भी लिख सकते हैं और v dv बाई dx भी लिख सकते हैं, ये दो चीजें हैं। अब बात यह आती है कि कब किसको यूज किया जाए। अगर टाइम का कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो टाइम के कैलकुलेशन के लिए एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv बाई dt और तब आगे इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा।
लेकिन अगर x का कुछ पूछा है या वेलोसिटी और x का कुछ रिलेशन पूछा है तो इसको पुट करेंगे v डी बाई डी एक्स। तो अब पहला यहां पे क्वेश्चन तो टाइम का ही है ना, तो मुझे v एज ए फंक्शन ऑफ टी फाइंड करना है। तो v एज ए फंक्शन ऑफ टी फाइंड करने के लिए पहले एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस करना होगा, dv बाई dt से रिप्लेस करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहां पे एक्सेलरेशन को a को पुट कर लिया dv बाई dt, दैट इक्वल टू माइनस के भी ये दिया हुआ है। अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का रूल जानते होंगे कि वेलोसिटी की टर्म एक साइड और एक टाइम का टर्म दूसरे साइड। अब इंटीग्रेशन यूज करो, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, v नॉट दिया हुआ है, और एट एनी टाइम t इसको v मान लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड 1 बाई वी का इंटीग्रेशन है, 1 बाई एक्स का होता है ln x, तो 1 बाई वी का ये हो जाएगा ln v को इंटीग्रेट किया, लिमिट प्लेस किया जी v नॉट टू v, और ये dt का तो t हो जाएगा, तो माइनस के टी आ गया। अब फॉर्मूला पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा ln v अपॉन वी नॉट, ln v बाई वी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस के टी आएगा। एंड अब इसको सॉल्व करेंगे तो एंटी लॉग लेंगे तो e टू द पावर में जाएगा, तो v अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी, यानी कि v एज ए फंक्शन ऑफ t इसकी वैल्यू आ जाएगी v नॉट e टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, v नॉट e टू द पावर माइनस के टी, v एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया। अब इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, a एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, एक बार इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। जैसे यहां पे अगला क्वेश्चन x एज ए फंक्शन ऑफ t पूछा है, तो x एज ए फंक्शन ऑफ t चाहिए तो इसको dx बाई dt लिखो, तो नाउ इसको लिख लिया dx बाई dt, ये हो गया v नॉट e टू द पावर माइनस के टी। एंड अब x और t के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो dx इक्वल टू v नॉट e टू द पावर माइनस के टी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करते हैं जी, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, आफ्टर टाइम t इसको x मान लिया, dx का इंटीग्रेशन हो गया जी x, और ये हो गया v नॉट e टू द पावर माइनस के टी है, तो e टू द पावर माइनस के टी एंड कोफिशिएंट माइनस के डिवाइड करेंगे फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, एंड अब इसमें लिमिट प्लेस कर लो, तो v नॉट अपॉन माइनस के को बाहर रख लिया, और इसमें लिमिट प्लेस करेंगे तो अपर लिमिट e टू द पावर माइनस के टी और माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया माइनस ऑफ v नॉट बाई के e टू द पावर माइनस के टी और माइनस 1। इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि यहां से x एज ए फंक्शन ऑफ t, x एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया v नॉट बाई के 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी, ये हो गया जी x एज ए फंक्शन ऑफ t। तो ये आ गया v एज ए फंक्शन ऑफ t और ये आ गया x एज ए फंक्शन ऑफ t। अब इसके आगे कहानी तो एकदम आसान है, जैसे मैंने बोला कि v एज ए फंक्शन ऑफ t को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, a एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। अब पूछा था आगे v एज ए फंक्शन ऑफ x क्या होगा, तो ये तो एलिमिनेशन से कर सकते हो कि यहां पे v एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है, इसमें टाइम का फंक्शन क्या है e टू द पावर माइनस के टी, यहां पे x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है, यहां पे भी टाइम का फंक्शन क्या है e टू द पावर माइनस के टी। यहां से टाइम का जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे v के टर्म में और उसको यहां प्लेस कर देंगे, v और x का रिलेशन आ जाएगा। तो ये बेसिक एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। और एक बार v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग चाहें तो a एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो एक अप्रोच हुआ कि हम लोग टाइम का फंक्शन कैलकुलेट किए पहले और तब इलिमिनेट करके v एज ए फंक्शन ऑफ x या a एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन में सिंपली यही केवल दिया हुआ है और यहां के बाद डायरेक्टली पूछ दे कि v और x का रिलेशन क्या होगा या a और x का रिलेशन क्या होगा, तो क्या हम लोग ये सारा कुछ टाइम का कैलकुलेशन करेंगे और तब उस पर जाएंगे? ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया है कि अगर टाइम का कैलकुलेशन पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करो,
और नहीं तो अगर डायरेक्टली एक्स का पूछता है तो ये फॉर्मूला यूज करो ना, यानी कि ए को डीवी बाई डी टी नहीं रख के क्या रखेंगे, वी डी बाई डी एक्स रखेंगे। नहीं तो ये भी जो है बच्चों ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक फिक्स अप्रोच पता चल गया तो उसी पे अपना जो है उसी चीज को यूज किए जा रहे हो। हमेशा दिमाग जो है चारों तरफ दौड़ाते रहना चाहिए कि आखिर क्या क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। इसी का पूरा खेल होता है कि गिवन चीज क्या है हम लोग को और क्या चीज फाइंड करना है, और उसी के बीच की कड़ी को जोड़ देते हैं हम लोग तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो गिवन क्वांटिटी से जो चीज फाइंड करना है उसके बीच में क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, कौन सी कड़ी है, उसको हमें बस कनेक्ट करना होता है, यही हमारा टास्क होता है। तो अब देखो हमें a एज ए फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है और डायरेक्टली अगर v एज ए फंक्शन ऑफ x पूछ रहा है, यानी कि टाइम के बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। तो अगर टाइम के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है तो टाइम का कैलकुलेशन क्यों करेंगे, हम लोग सीधे एक्सेलरेशन से v एज ए फंक्शन ऑफ x में जाएंगे। और वो कैसे करेंगे अब देखते हैं। हमारे पास क्या था, a इक्वल टू माइनस के वी, यही था ना, a को यहीं रख लो v dv बाई डी एक्स, वी डी बाई डी एक्स पुट कर लो इसको यहां पे, तो माइनस के वी आ गया, v से v कैंसिल, dv बाई डी एक्स इसकी वैल्यू माइनस के हो गई, यानी कि dv इज माइनस के डी एक्स, ये आ गया। अब इंटीग्रेट कर लो, जब इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था तो x की वैल्यू 0 थी ना, और हमें v फाइंड करना है एट एनी डिस्टेंस x, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड v माइनस वी नॉट और ये हो जाएगा माइनस के एक्स, यानी कि v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया जी v नॉट माइनस के एक्स। ठीक है, ये आ गया। एंड एक बार जैसे v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया एंड पूछा था कि a एज ए फंक्शन ऑफ x क्या होगा, तो a एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड करने का एक तो तरीका ये है कि जो भी वेलोसिटी फाइंड किए हैं सीधे इसको ले जाके यहां पुट कर दो, बात खत्म। कि यहां पे एक्सेलरेशन v पे डिपेंडेंट है तो v को x का फंक्शन रख देंगे, a एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। और नहीं तो a इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स तो होता ही है ना, इसको यूज कर लो। तो नाउ a इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स, फिर से यूज किया इसको। एंड अब देखो वेलोसिटी कितना है, v नॉट माइनस के एक्स और dv बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v नॉट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस के, माइनस के से मल्टीप्लाई हो गया, देख लो सेम आ गया, माइनस के और इंटू v, यही है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस माइनस प्लस, तो के स्क्वायर एक्स माइनस के वी नॉट, ये होगा a एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये बात समझ में आई होगी कि कैसे फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसमें नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है कि फंक्शंस ना पूछ के उनके कुछ रिजल्ट्स यूज कर लेते हैं। जैसे अगर इसी में पूछता कोई कि कितने टाइम बाद, अगर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है तो कितने टाइम बाद ये पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, या कितने टाइम बाद ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपनी इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो जाएगा, वो टाइम्स वगैरह का कैलकुलेशन अगर करना हो तो कैसे जाएंगे। तो जैसे मान लो कि पूछता है कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, टाइम का कैलकुलेशन कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ, आफ्टर व्हाट टाइम द वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो भी है उसका हाफ हो जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे जी, तो अभी हमारे पास रिलेशन क्या था, v इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यही फाइंड किया था ना। हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा वेलोसिटी को आधा होने में, हाफ होने में। तो इस वेलोसिटी को रख लो हाफ, v नॉट बाई टू इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ये यहां से यहां कैंसिल, e टू द पावर माइनस के टी कितना आ गया जी 1/2, तो e टू द पावर के टी कितना आ जाएगा 2, लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो के टी कितना आ गया ln2, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई ln2/k। तो इतने टाइम बाद जो है वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। यहीं अगर पूछता है कितने टाइम ये पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, तो रेस्ट में आने के लिए यहाँ पे v को 0 पुट कर लो और वहां से देख लो टाइम कैलकुलेट करके। इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली फाइंड करेंगे तो रेस्ट में आने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, सॉल्व करके देखना आप लोग।
तो ये हाफ होने में इतना टाइम लग गया। अब अगर पूछता है कि जब वेलोसिटी हाफ हो गई उतनी देर में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब वेलोसिटी हाफ हो गई, इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हुआ, उतनी देर में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ। तो दो तरीके हैं। टाइम का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं, टाइम आ चुका है। तो या तो इसी टाइम को, ये जो हम लोग x एज ए फंक्शन ऑफ t फाइंड किए हैं, इस फॉर्मूले में रख दो। यहां पे e टू द पावर माइनस के टी की वैल्यू पुट करोगे, हो जाएगा काम। और नहीं तो ये फॉर्मूला यूज कर लो कि वेलोसिटी जब तक हाफ होती है तब तक x की वैल्यू क्या है, यही फाइंड करना है ना। v एज ए फंक्शन ऑफ x तो यहां फाइंड किए ना, इसका यूज कर लो। तो हम लोग यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी क्या है, v नॉट माइनस के एक्स, ये है वेलोसिटी को आधा होना है, v नॉट बाई टू इक्वल टू v नॉट माइनस के एक्स, ये हो गया। यानी कि यहां से के एक्स की वैल्यू हो गई v नॉट बाई टू ना जी, के एक्स इधर आ गई, जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो v नॉट बाई टू, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई जी, x इक्वल टू v नॉट अपॉन टू के, ये आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। तो इतने डिस्प्लेसमेंट हो जो है, इतने डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो एक क्वेश्चन है, जैसे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन में, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू चीजों को बताने का ट्राई किया कि वेरिएबल एक्सेलरेशन को कैसे डील करते हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कहीं भी मैंने v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जब भी केसे जाते हैं तो बेसिक जो है, बेसिक अप्रोच से सॉल्व होते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अप्रोच से सॉल्व होते हैं। तो इसमें मैंने हर चीज को कवर करने का ट्राई किया। अब इसी में जैसे a एज ए फंक्शन ऑफ x अगर दिया हुआ है, उससे आगे कैलकुलेशन पूछे, तो अगर a और x का रिलेशन पूछा जाए तो सबसे पहला काम a को v डी बाई डी एक्स रखो और v और x का रिलेशन फाइंड कर लो। एक बार v और x का रिलेशन आ गया, अब v को dx बाई डी टी रखो, टाइम का फंक्शन आ जाएगा और सारे कैलकुलेशन सेम तरीके से चलते जाएंगे। तो पॉइंट ये होता है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। स्टार्टिंग एक बार समझ में आ गया कि स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो कहीं भी चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, मैथ की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा और क्या अप्रोच होगा, यही मेन होता है। एक बार आपने सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, सही अप्रोच स्टार्ट हो गया, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा थॉट हम लोग को देना चाहिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या पूछ रहा है, और जो दिया हुआ है वहां से जो चीज पूछ रहा है वहां तक जाने का रास्ता क्या है। एक बार अगर रास्ता आपने सोच लिया तो समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था जी हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया। अब बात करते हैं 1D मोशन में नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट था, ग्राफ। ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ में क्या क्या सेगमेंट्स आते हैं जी। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बात किया था कि 1D मोशन जो है, इसमें 3 सब टॉपिक्स हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ग्राफ। ग्राफ में टाइम के ग्राफ होते हैं और एक दो एक्स के साथ ग्राफ होते हैं, पोजीशन का ग्राफ होता है। टाइम के साथ क्या क्या ग्राफ पूछे जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का रिलेशन पूछ सकता है कुछ, फिर इसी के करस्पॉन्डिंग जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है, स्पीड टाइम ग्राफ आता है, पोजीशन टाइम ग्राफ आता है। तो ये टाइम के सारे ग्राफ आते हैं। इसके अलावा वेलोसिटी एंड पोजीशन जो है उसका रिलेशन पूछ सकता है, रिलेशन दिया रहता है, ग्राफ दिया रहता है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जेईई में आए हुए हैं कि v और x का ग्राफ दिया हुआ है और ax ग्राफ क्या होगा पूछ दिया है, तो vx ग्राफ से ax ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग को आइडिया होना चाहिए। तो पहले मैं एक टाइम का एक बेसिक ग्राफ देख के समझाने का ट्राई करूंगा कि जैसे मान लो एक टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, उससे चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, को एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। तो मान लिया कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है जी, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ कुछ ऐसे है। ये हो गया t0, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड,
5 सेकेंड, 7 सेकेंड, ये टाइम हो गया, ठीक है। और ये है 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि ये किसी पार्टिकल का वीटी ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब जो है इस ग्राफ को देख के क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे इस ग्राफ को देख के ये चीज पूछा जा सकता है कि पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट जो है इंटरवल में एक्सेलरेशंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका एक्सेलरेशन, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। तो ये सब तमाम बातें जो है इसमें पूछी जा सकती हैं। अब जैसे बात करते हैं एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के एक्सेलरेशन बताओ कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में क्या एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन की अगर बात करें तो ये चीज आपको पता होगा कि वेलोसिटी जो है यहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के रिलेशन की बात करें तो ए होता है डीवी बाय डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज है मतलब स्लोप है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा। तो यहां पे अगर मैं 0 से 1 सेकेंड की बात करूं तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखना है, तो स्लोप का डेफिनेशन ध्यान होगा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू p बाय b, परपेंडिकुलर है 2 और बेस है 1, तो कितना हो गया 2 बाई 1 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे इसका एक्सेलरेशन हो गया जी। ये हम लोग की हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है 0। ये अगेन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है और यहां पे tan थीटा फाइंड करेंगे तो p बाय b, परपेंडिकुलर हो गया 2 और बेस हो गया 1, लेकिन इसका स्लोप निगेटिव है ना जी। लाइंस के स्लोप के बारे में एक आइडिया होगा कि अगर कोई लाइन वर्टिकल से आगे की तरफ झुकी हुई लाइन होगी, वर्टिकल से ऐसे आगे झुकी हुई लाइन होगी वाई एक्सिस से, तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है और पीछे झुकी रहेगी स्लोप निगेटिव होता है, क्योंकि ऐसे रहेगा तो थीटा 90 से कम होगा और ऐसे रहेगा तो थीटा 90 से ज्यादा होगा। तो इसका स्लोप निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव है तो वैल्यू कितना हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई। अगेन इसका भी स्लोप निगेटिव है, वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 3 बाई 1, ये हो गया जी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्लोप पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे tan थीटा इक्वल टू p बाई b, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 2, तो ये वैल्यू हो गई 3 बाई 2, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में इसके एक्सेलरेशन हो गए। तो पहले +2, देन 0, then -2, then -3 and then 1.5। अब इसी में एक्सेलरेशन के अलावा अगर पूछ दे, जैसे इसका ग्राफ अगर कोई पूछे कि ग्राफ क्या होगा, तो अगर 80 ग्राफ अगर सॉल्व करें तो अब ग्राफ तो वैल्यू फाइंड कर लिया तो फिर तो एकदम आसान है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या इसमें कैसे जाएंगे। तो इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अब पहले है +2, तो +2 प्लॉट कर लो अप टू 1 सेकेंड, फिर है उसके बाद 0, तो 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक एक्सेलरेशन है 0, फिर है -2, ये हो गया -2, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर हो गया -3, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4 सेकेंड और ये हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद 5 से 7 के बीच में +1.5 है, तो +1.5 ऊपर जाएगा, ये हो गया अप टू 7 सेकेंड और इसकी वैल्यू हो गई 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी यहाँ पे वैल्यूज आई हैं उनका ग्राफ ऐसे प्लॉट कर लेंगे। तो ये अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे इसी वीटी ग्राफ को यूज करके कोई पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी।
तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये आपको पता होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जब फाइंड करते हैं तो एरिया से हम लोग का डिस्प्लेसमेंट आता है। तो वीटी का एरिया फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और एटी ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी का चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में एरिया फाइंड करोगे तो वेलोसिटी में कितने कितने का चेंज हो, सारा चेंज आ जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व इन वीटी डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो अब यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो 0 से 1 सेकेंड में कितना एरिया आया, 0 से 1 सेकेंड में ये है ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 1 और हाइट है 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आएगा जी, +1 मीटर। ये है 2 और ये भी है 2, कितना आ गया, +4 मीटर। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम है, इसका एरिया कितना आएगा, 1 मीटर। एंड रूल ये जानते होंगे एरिया अंडर द कर्व का, कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे टाइम एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेते हैं और नीचे का एरिया निगेटिव लेते हैं। तो अब यहाँ पे तो ये ट्रायंगल दोनों नीचे आ गए, तब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना आएगा, हाइट है 3 और बेस है 1, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.5 मीटर आएगा। और ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो बेस है 2 और हाइट है 3, तो यह आ जाएगा -3 मीटर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब अगर मान लो कि इस ग्राफ को देख के पूछता कोई कि ये पार्टिकल 3 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, तो तुरंत एरिया ऐड कर दो। 3 सेकेंड में एरिया कितना है, 3 से 4 के बीच में एरिया है 1, और 4 से 5 के बीच में एरिया 1 -1.5, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 और -1.5 कितना हो जाएगा, -0.5। तो बिटवीन 3 to 5 सेकेंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो रहा होगा -0.5 सेकेंड। ऐसे ही पूछ दे कि 1 से लेके जो है 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जी, तो 1 से 5 सेकेंड का फाइंड करना है तो सबको जोड़ो, तो 4 + 1 5 और 5 और उसमें से घटाएंगे 1.5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 और -1.5, 3.5 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग चाहें तो किसी भी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या वो फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वीटी ग्राफ को देख के जो हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तो रूल ये होता है कि कहीं भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वीटी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो वीटी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर वीटी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। वीटी का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और वीटी का स्लोप निगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी को मन करे कि प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट किया जाए, तो एकदम आसान है जी, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुरंत प्लॉट कर लेते हैं। तो यहीं पे मैं प्लॉट करके बताता हूं, ये तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है ये आसान है, इसको हटाते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो जैसे ये हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है स्टार्टिंग तो इसका ओरिजिन से होता है, t = 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अब देखो 0 से 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया जी, 1 मीटर, यानी कि 1 सेकेंड के बाद इसको 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाना है। और 0 से 1 के बीच में देखो वेलोसिटी का ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पैराबोला होगा, और इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो यहां से यहां का ग्राफ जाएगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ऐसे जाएगा जी। फिर 1 से 3 सेकेंड में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। और अब देखो 1 डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। तो आफ्टर 3 सेकेंड इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5, और यहां से ये जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, तो 1 मीटर से इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ते जाएगा, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा जी 5 तक, ऐसे 5 तक चला गया।
तो ये हो गया 3 सेकेंड और ये हो गया 5 मीटर। अब उसके बाद देखो 1 मीटर और डिस्प्लेस हो गया, तो 1 + 4 5 और 5 + 1 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अब 3 से 4 सेकेंड में ये अगेन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तब यहां के बाद पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, यहां से पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड और ये कहां तक जाएगा, +6 तक जाएगा। तो +6 तक पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ऐसे प्लॉट कर लो जी। तो ये हो गया पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 मीटर, ठीक है। एंड टाइम पहुंच गया आप कितना, 4 सेकेंड। इसके बाद देखो 4 से 5 सेकेंड में फिर से एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मतलब पैराबोला होगा और इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, निगेटिव है। स्लोप निगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड यहां भी होगा। तो अब देखो अब यहां पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऐड करते जाते हैं जी। तो 1 + 4 5 था, 5 + 1 6 था, अब क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस कितना होगा, 1.5। तो 6 और -1.5 कितना हो गया, 4.5। तो अब ये 4.5 इधर पॉइंट आ गया जी, यहां पे पॉइंट आ गया, ये हो गया 4.5 मीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, यहां से यहां तक प्लॉट करो जी, ऐसे आएगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ये हो गया अप टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद ये 7 सेकेंड, 5 से 7 का जो स्ट्रेट लाइन है अगेन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पैराबोला तो होगा लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है वर्टिकल से आगे झुकी हुई है, स्लोप इसका पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट इसका निगेटिव है तो और -3 कर दो। तो यहाँ पे 6 था और 6 - 1.5 4.5 हुआ था, उसमें 3 और घटेगा तो 1.5 हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो है 1.5 यहां आ गया जी, ठीक है। तो ये आ गया 1.5 मीटर पे डिस्प्लेसमेंट घट के। और ये चूंकि स्ट्रेट लाइन पैराबोला, ये जो है स्ट्रेट लाइन हम लोग का इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है और पॉजिटिव स्लोप है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो यहां से यहां का ग्राफ जो होगा ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा ऐसे। तो ये आ गया 7 सेकेंड। तो ये हम लोग का इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ये हुआ होगा। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का करस्पॉन्डिंग जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 7 सेकेंड का ये आ गया। तो होपफुली ये चीजें समझे होंगे। इसी में कुछ और चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दे रखा है, कोई पूछे कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि जहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वेलोसिटी निगेटिव है वो तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो अगर इसका कोई पूछे कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, तो ये सारा निगेटिव वाला ग्राफ पलट के पॉजिटिव में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये ग्राफ नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा जी, ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जो -3 है वो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्पीड टाइम ग्राफ। एंड जो एरिया निगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के हम, जैसे जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जैसे देख के डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट किए, वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ को देख के हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जहां पे निगेटिव है उसको उल्टा पलट देंगे, पॉजिटिव कर देंगे तो स्पीड हो जाएगा। और अब इसको देख के हम लोग चाहें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से भी जा सकते हैं कि जहां जहां पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है उस ग्राफ को पलटते जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है ना हमेशा। तो यहां से यहां तक ग्राफ सेम रहेगा, पॉजिटिव है, यहां से यहां तक भी पॉजिटिव है, बढ़ते जा रहा है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ है तो इसको पलटेंगे, तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है वो अपवर्ड हो जाएगा। फिर यहां पे भी निगेटिव है तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, ऊपर जाके डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इन दोनों ग्राफ को उल्टा करके पलट देंगे तो हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो उसका भी सेम रूल होता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों का एग्जैक्टली सेम ग्राफ बनता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होता है। तो अगर इनिशियल पोजीशन निगेटिव है तो इस ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर देंगे, और अगर इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है तो उतने से ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। जैसे मान लो कि इनिशियल पोजीशन -1 मीटर दिया रहता है, x = -1, तो इसको 1 से नीचे शिफ्ट कर दो पूरे ग्राफ को, तब में 1 1 शिफ्ट हो जाएगा। वहीं x = 1 दे दिया रहता है इनिशियल पोजीशन, सबको 1 से ऊपर शिफ्ट कर दो,
तो केवल इस ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे, हम लोग का पोजीशन टाइम ग्राफ आ जाएगा। तो ये तो टाइम की चीजें थी। अब इसी में जैसे मैंने बताया कि कई बार क्या होता है कि v और x का रिलेशन दिया रहता है और vx रिलेशन से हम लोग को x जाना पड़ता है। वो भी हल्का सा थोड़ा सा हिंट कर देता हूं मैं। जैसे मान लो कि कहीं पे v और x का ग्राफ ऐसे दे रखा है, ऐसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये, जैसे स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और इसका स्लोप निगेटिव है। अब इसकी इक्वेशन लिख के जब a का फाइंड करना होगा तो a होता है v dv बाय dx। तो सबसे पहला काम करो, जो भी ग्राफ दिया हुआ है vx का, उसकी इक्वेशन लिख लो जी। और v और x का जैसे ही रिलेशन आया, एक्सेलरेशन हो जाएगा v इंटू dv बाय dx। एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा एंड फिर उसको फटाक से प्लॉट कर लो। तो vx से ax का कन्वर्जन जो है ऐसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली जेई में आया हुआ है कि vx ग्राफ ऐसे दिया हुआ था, उसका ax पूछा था, तो डायरेक्टली यहां से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। कि वेलोसिटी जो भी दिया हुआ है उसका रिलेशन फाइंड करो और उससे एक्सेलरेशन v dv बाई dx से सॉल्व कर लो और फिर उसका करस्पॉन्डिंग ax ग्राफ आ जाएगा। तो ये ग्राफ की तमाम चीजें हुई। तो आज के लेक्चर में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हम लोग आज जो है 1D मोशन जो है उसको कंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। तो 1D मोशन में जो भी बातें थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्राफ, उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसका अप्रोच होगा, वो तमाम बातें मैंने इस लेक्चर में कवर करने का ट्राई किया। होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर से फायदा हुआ होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, जिसमें मैं प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन उसको जो है कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे सीखा जाए, उसकी चर्चा करूंगा। चलिए, धन्यवाद।